हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम जनगणना, जो भारतीय जनगणना 2011 को थे, उसको हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। उसके बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई, 2011 की जनगणना को डिटेल से यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह सीरीज है। इसमें हम और राजकोषीय नीति को भी देख लेंगे, हमारी इंडिया की जो राजकोषीय नीति है। तो आप लोग वीडियो को एक दो बार अवश्य रिविजन कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो प्रश्न यहाँ पे चलते हैं। जनगणना, इनसे हम देखेंगे जनगणना क्या है और 2011 की जनगणना में हमारा लक्ष्य क्या था, जनसंख्या कितनी थी, उन सबको यहाँ पे देखते हैं। जनगणना से तात्पर्य क्या होता है? एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया है। क्या है? तो जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश का जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, आयु, धर्म आदि से संबंधित हमारा संग्रहण, संकलन और सांख्यिकी प्रक्रिया है, प्रकाशन है, उससे हम जनगणना कहते हैं। जनगणना सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर संसाधनों का आवंटन करते हैं तथा देश के विकास की योजनाओं का निर्माण करती है। भारत में जनगणना का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। भारत में के जनगणना के संदर्भ में कौटिल्य और प्लूटो जैसे जो विद्वान थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथों में विस्तार से उपलब्ध भी है। अंग्रेजों के शासनकाल में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम की गई थी, परंतु नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासन से मानी जाती है। अगर जनगणना के जन्मदाता के नाम पूछाएगा तो यहाँ पे लॉर्ड मेयो होगा, लेकिन नियमित जनगणना की बात करें तो किसके शासनकाल से है, तो वह लॉर्ड रिपन 1881 से। जनगणना का जो कार्य है प्रत्येक 10 वर्ष पर किया जाता है तथा वर्ष 1872 से अब तक कुल 15 जनगणना कराई जा चुकी है। कितनी? 15। और स्वतंत्र भारत की की 7 जनगणना संपन्न हो चुकी है। अंतिम बार जो जनगणना थी 2011 में संपन्न की गई थी और अगली जनगणना वर्ष 2021 में की जाने की बात थी, लेकिन हुई नहीं। जनगणना कराने का जो कार्य होता है वह केंद्र सरकार का होता है। इसके लिए जनगणना अधिकतम 1948 बनाया गया। इसी के द्वारा केंद्र सरकार भारत के महारजिस्ट्रार तथा जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करता है। भारत की जनगणना 2011 को हम देखेंगे यहाँ पे। तो भारत क्या है, विश्व में जनसंख्या में क्या था उस टाइम? क्या था? चीन प्रथम था, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया था। भारत की उस टाइम जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ से अधिक थी, जो 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, 640 जिलों, 5,924 तहसीलों तालुकों, 7,933 कस्बों तथा 6.41 लाख गाँवों में निवासित है। 2011 की जनगणना डॉक्टर चंद्रमौली के नेतृत्व में संपन्न हुई, जो जनगणना आयुक्त नियुक्त हुए थे। जनगणना 2011 का आदर्श वाक्य था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य था। इस संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो कुल विश्व के क्षेत्रफल का इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 2.4% है और जनसंख्या 17.5% है। भारत की जनसंख्या सर्वेक्षण के अनुसार 10 की वृद्धि दर की बात देखें तो 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर देखें तो 1.64% रही। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जिलों की संख्या 640। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शैक्षिक साक्षरता दर 74.04 था। जनगणना 2011 के अनुसार वह केंद्र शासित प्रदेश जिसमें शैक्षिक साक्षरता सर्वाधिक कम रही वह हमारा दादर व नागर हवेली था।
जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत का वह राज्य जहां ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है तो उत्तर प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है तो वह हमारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता 65.46% और पुरुष साक्षरता 82.14% थी। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि व न्यूनतम रही वर्ष वह क्या है, यह वर्ष महाविभाजक वर्ष कहलाता है। भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, यह वर्ष का है महाविभाजक वर्ष कहलाता है। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही थी, इस वर्ष को लघु विभाजक वर्ष कहा जाता है। बाद में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है तो हमारा मुंबई हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग दर कितना है तो 943 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं। लिंगानुपात की बात हो रही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष सबसे कम रही थी तो 1911 से 1921 के बीच। बाद में जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 का कौन सा जनसंख्या सर्वेक्षण था तो 15वां जनसंख्या सर्वेक्षण था। गुलाम भारत का 15वां, आजाद भारत का 7वां था। भारत में जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात की बात करें 914 प्रति 1000 पुरुष पर बचे थे। सबसे ज्यादा लिंग दर व वृद्ध लोगों की संख्या कहाँ है तो केरल में है। पहला जनसंख्या सर्वेक्षण किस देश में हुआ तो अमेरिका में हो जाएगा। बाद में जनसंख्या सर्वेक्षण 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व क्या है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 2011 के अनुसार 0.4%, 2001 के अनुसार 64.8%। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में है 11,068, पश्चिम बंगाल में है 1,048 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि दर वाले केंद्र शासित व राज्य बात हो रही है तो यहाँ पे दादर और नागर हवेली 55.9% केंद्र शासित है। मेघालय 27.9% राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान होगा। सबसे छोटा राज्य गोवा, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से 2011 सबसे बड़ा और छोटा राज्य उत्तर प्रदेश, सिक्किम केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा और छोटा दिल्ली, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा और छोटा राज्य पूछा है तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा और सिक्किम सबसे छोटा हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे बड़ा दिल्ली और सबसे छोटा लक्षद्वीप हो गया। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत 2011 की बात हो रही तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल 1084, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा 879, सबसे अधिक केंद्र शासित पुडुचेरी में 1037, सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश की बात हो दमन व दीव 668 प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक शिशु 0 से 6 लिंगानुपात वाला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश 972, अंडमान निकोबार द्वीप 968, सबसे कम बात करें हरियाणा में सबसे कम 834 और दिल्ली 871। जनसंख्या घनत्व 2011 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था हमारा बिहार में 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा अरुणाचल प्रदेश में था 17 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 17। केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या हमारे दिल्ली में 11,320 प्रति वर्ग। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग। साक्षरता की दृष्टि से 2011 सर्वाधिक साक्षरता केरल में था 94%, बिहार में सबसे कम 61.8 था। सर्वाधिक साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश की बात करें लक्षद्वीप था 51.18, सबसे कम की बात करें तो दादर एवं नागर हवेली हो जाएगा 76.2। देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा 25 वर्ष की आयु से कम है तो 54% और 14 वर्ष से कम आयु वाली आबादी 30.8% और 0 से 4 वर्ष के आयु वाले समूह 9.3, 60 वर्ष के आयु का समूह 8.4। यानी सबसे ज्यादा क्या है 25 वर्ष से कम आयु वाले ही लोग हैं, यानी युवा सबसे ज्यादा है इंडिया में। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात की बात करें तो 912 प्रति 1000 व्यक्ति पर महिलाएं हैं।
बात की जनसंख्या 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? सरचिप है 98.76%। अजावल 98.50% मिजोरम है। मानव संसाधनों का इसी का तरह वितरण होता है, तो उसको देख लेते हैं। मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेस वह अवधारणा है जो जनसंख्या को अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में देखती है। शिक्षा, शिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाती है। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाले पूंजी है। यह मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का भंडार है। यह प्रतिभाशाली और काम पर लगे हुए लोगों और संगठनात्मक सफलता के बीच की कड़ी को पहचानने का सूत्र है। यह उद्योग संगठनात्मक मनोविज्ञान और सिद्धांत प्रणाली संबंधित अवधारणाओं से संबद्ध है। मानव संसाधन की संदर्भ के आधार पर दो व्याख्याएं हमें मिलती हैं यहाँ पे। इसका मूल अर्थ है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र से लिया गया है, जहां पर इसे पारंपरिक रूप से उत्पादन के 4 कारकों में से एक श्रमिक कहा जाता था। यद्यपि यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर नए और योजनाबद्ध तरीकों में अनुसंधान के चलते बदल रहा है। पहला तरीका अधिकतर मानव साधन विकास शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और यह सिर्फ संगठनों से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक हो सकता है। पारंपरिक रूप से यह कॉरपोरेशन व व्यापार के क्षेत्र में व्यक्ति विशेष जो उस फर्म या एजेंसी में कार्य करता है के लिए कंपनी के उस हिस्से को जो नियुक्त करने, निकालने, प्रशिक्षण देने तथा दूसरे व्यक्तिगत मुद्दों से संबंधित है, वह जिसे साधारणतः मानव संसाधन प्रबंधन के नाम से जाना जाता है के लिए प्रयुक्त होता है। यह लेख दोनों परिभाषाओं से संबंधित है। तो आज यह रहा जनसंख्या से संबंधित। हमने 2011 का जो जनगणना था उनको हमने यहाँ पे देखा। 2011 की जनगणना के अनुसार जो हमारा लिंगानुपात था, जनसंख्या थी, क्षेत्रफल था, उन सबको यहाँ पे हमने डिटेल से देखा। अब हम देख लेते हैं राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति को भी जान लेते हैं हम। राजकोषीय नीति का अर्थ, परिभाषा, उसका उद्देश्य, महत्व, इन सबको यहाँ पे हम देख लेते हैं। राजकोषीय नीति के अभिप्राय क्या होती है? साधारणतः सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित नीतियों से लगाया जाता है। जो हमारी सरकार की आय व्यय है, जो विदेशों से ऋण ली जाती है, उनसे संबंधित है। प्रोफेसर आर्थर स्मिथिज ने राजकोषीय नीति को परिभाषित करते हुए लिखा कि राजकोषीय नीति वह नीति है जिसमें सरकार अपने व्यय और आगम के कार्यक्रम को राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार पर वांछित प्रभाव डालने वाले अवांछित प्रभाव को रोकने के लिए प्रयुक्त करती है। इस संबंध में श्रीमती हिक्स का कहना है कि राजकोषीय नीति का संबंध उस पद्धति से है जिसमें लोक वित्त के विभिन्न अंग अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सामूहिक रूप से आर्थिक नीति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इससे स्पष्ट क्या होता है कि इस परिभाषा से कि अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हीनार्थ प्रबंधन आदि की समुचित व्यवस्थाएं बनाए रखती। जैसे हमारा गया आर्थिक विकास, कीमत में स्थिरता लाना, रोजगार, करारोपण, सार्वजनिक आय व्यय, सार्वजनिक ऋण, इन सबकी व्यवस्था क्या है? राजकोषीय नीति में की जाती है। राजकोषीय नीति के आधार पर ही सरकार क्या है? करारोपण करती है और यह देखती है कि देश के में लोगों की करादान क्षमता बढ़ रही है या घट रही है। इन सब बातों का अनुमान लगाकर ही सरकार करों का है निर्धारण करती है। व्यय नीति में वे भी निर्णय शामिल किए जाते हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। ऋण नीति का संबंध व्यक्तियों के ऋणों के माध्यम से क्रय शक्ति को प्राप्त करने से होता है। सरकारी ऋण प्रबंधन नीति का संबंध ब्याज चुकाने तथा ऋणों का भुगतान करने से होता है। राजकोषीय नीति आय, व्यय व ऋण के द्वारा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करती है। इससे स्मरण रहे कि राजकोषीय नीति वित्तीय नीति में अंतर है। राजकोषीय नीति क्या है और वित्तीय नीति, ये दोनों क्या है? अलग अलग है। राजकोषीय नीति के अंतर्गत प्रमुख रूप से 4 बातों को सम्मिलित किया जाता है। इनमें हमारा आता है सरकार की करारोपण नीति, जिसे हम
पॉलिसी कहते हैं। सरकार की व्यय नीति एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहते हैं। एक्सपेंडिचर नेचर पॉलिसी, सरकार की ऋण नीति को हम पब्लिक डेब्ट पॉलिसी, सरकार की बजट नीति को बजटरी पॉलिसी कहते हैं। इसका उद्देश्य हम देख लेते हैं। तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? तो किसी भी देश की जो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य सैद्धांतिक रूप से क्रियान्वयनात्मक वित्त प्रबंधन होता है, फंक्शनल फाइनेंस मैनेजमेंट होता है तथा कार्यशील वित्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है। दो शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करना राजकोषीय नीति का मुख्य कार्य है। यद्यपि राजकोषीय नीति के उद्देश्य किसी राष्ट्र विकास के लिए उसकी परिस्थितियों, विकास संबंधी आवश्यकताओं और विकास की अवस्था के आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं, फिर भी सामान्य दृष्टि से अल्प विकसित एवं विकासशील देशों की राजकोषीय नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित कहे जा सकते हैं। इसमें हमारा आता है पूंजी निर्माण आता है। पूंजी निर्माण, अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के कम होने के कारण क्या है, बचतें बहुत कम होती है, जिसके फलस्वरूप विनियोग हेतु आवश्यक पूंजी के अभाव बना रहता है। निम्न आय, अल्प बचतें, कम विनियोग और निम्न उत्पादकता के आधार कारण क्या है, निद्रामता के दुष्चक्र यानी विकियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जन्म लगते हैं, जिनको तोड़ना राजकोषीय नीति का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। चूंकि इन देशों में आय के स्तर को देखते हुए उपभोक्ता की प्रवृत्ति यानी प्रोपर्सिटी ऑफ कंज्यूम अधिक होती है, इसलिए राजकोषीय नीति के अंतर्गत करारोपण द्वारा चालू जो उपभोग को कम करके बचत में वृद्धि करने के प्रयत्न किए जाते हैं, ताकि क्या पूंजी निर्माण के लिए आवश्यक धनराशि प्राप्त हो सके। प्रोफेसर रागनर नरकसे का कहता है कि अल्प विकसित देशों में करारोपण नीति का राष्ट्र जो उद्देश्य होता है, राष्ट्रीय आय में उसी अनुपात में वृद्धि करना जो पूंजी निर्माण में लगाया जाए। यदि अल्प विकसित देशों में अनावश्यक उपभोग पर करारोपण द्वारा वांछित रोक न लगाई जाए तो इसके कुछ घातक परिणाम हो सकते हैं। जैसे क्या होगा, देश में पूंजी निर्माण का कार्य या तो अवरुद्ध बना रहेगा अथवा उसकी गति क्या होगी, मंद हो जाएगी। दूसरा होता है हमारा आर्थिक विकास के फलस्वरूप होने वाली जो आय वृद्धि है पूर्णतः उपयोग कर ली जाएगी, देश की मुद्रास्फीति दशाएं उत्पन्न होने लगी। एक तीन कंडीशन होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, पूंजी निर्माण के अलावा राजकोषीय नीति का जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य होता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना होता है। यद्यपि राष्ट्रीय आय वृद्धि और राजकोषीय नीति का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, तथा राजकोषीय नीति का परोक्ष रूप से राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति के अंतर्गत सदैव इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि करारोपण द्वारा क्या है प्राप्त बचतों का तत्काल विनियोग किया जाए, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋणों की अधिकांश मात्रा नवनिर्माण व विकास कार्यों की ओर गतिशील की जाए। देश में निजी उद्यमकर्ताओं को कर छूट द्वारा अथवा या वित्तीय सहायता प्रदान करके विनियोग करने के लिए प्रेरित किया जाए। यह ठीक है कि अल्प विकसित देशों में नवप्रवर्तन उद्यमियों का अभाव है, परंतु प्रोफेसर इब्लेगर का कहना है कि यह नीति ऐसे बहुत से सहकर्मियों की कमी को पूरी कर सकती है। यदि राजकोषीय नीति का निर्धारण उपयुक्त उपायों को दृष्टि में रखकर किया जाए तो निश्चित है कि इससे विनियोग कार्य को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में क्या होगी, वृद्धि होगी। आय व धन वितरण की विषमताओं को कम करना, आय व धन के वितरण की समानताएं बनाए रखना आर्थिक विकास का केवल लक्ष्य नहीं है वरन एक पूर्व आवश्यकता भी है। तो सरकार को चाहिए कि वो अपनी जो राजकोषीय नीति है उसका निर्माण इस प्रकार से करे कि धन की जो विषमताएं हैं वह देश में कम हो सके। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित उपायों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें धनी वर्ग पर प्रगतिशील कर यानी प्रोग्रेसिव टैक्स लगाया जाए, जिससे कि सरकार को अतिरिक्त रूप से आय प्राप्त हो सके, पर करों की मात्रा कम ही रखी जाए, ज़्यादा न रखी जाए। निर्धन अथवा अल्प आय वर्ग के करों की मात्रा कम रखी जाए। परंपराबद्ध विलासिता की वस्तुओं पर भारी मात्रा में कम कर लगाया जाए। जो विलासिता की वस्तुएं इस पे भारी मात्रा में कर लगाया जाए। उन किए जाए व्यय को विनियोग क्षेत्रों की ओर हस्तांतरित किया जाए। सरकार को अपना अधिकांश भाग सामाजिक सेवाओं अथवा विशेष रूप से उन मदों पर करना चाहिए जिनसे निर्धनों को अधिक लाभ पहुंचता हो।
राजकोषीय नीति का ढांचा इस प्रकार होना चाहिए कि अनुपार्जित आय पर यथाचित रोक लगाई जा सके और विकास के लिए आय इकोनॉमिक सरप्लस की उपलब्धि हो सके, यानी क्या कि हमें फायदा हो सके। अधिकांश प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का कहना होता है कि धन वितरण की विषमताएं पूंजी निर्माण व आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। इसका कारण है कि इन लोगों की दृष्टि में बचत सदैव धनी वर्ग द्वारा की जाती है। आज इस मान्यता के विपरीत प्रोफेसर ड्यूनबरी के विचारों का कहना है कि अब यह सिद्ध किया जा चुका है कि धन की असमानताओं की अपेक्षा धन के समान वितरण होने पर बचतों की प्राप्त होने की संभावना अधिक हो चुकी है। इस प्रकार के कुछ अन्य लोगों द्वारा भी यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अल्पविकसित उद्देश्य है। राजकोषीय नीति का उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को कम करने के स्थान पर उत्पादन में वृद्धि करना होना चाहिए। यह धारणा भी निराधार है। देश के आर्थिक विकास हेतु धन वितरण की जो विषमताओं है उसे कम किया जाना आवश्यक है। मुद्रास्फीति दशाओं पर नियंत्रण लगाना। अल्पविकसित देशों में विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए पूंजी का सर्वथा अभाव होता है। यह देखने में आता है कि धन की इस कमी को संबंधित सरकारें हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नोट छापकर पूरा करती है, जिससे मुद्रास्फीति दशाएं उत्पन्न होने लगती है। बढ़ती हुई कीमतें न केवल समाज के लिए कष्टप्रद है बल्कि इस विकास की लागत भी अनावश्यक वृद्धि कर देती है। इस दृष्टि से राजकोषीय नीति का जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह प्रभावपूर्ण मांग होता है, इफेक्टिव डिमांड हो जाता है, को कम करने के मुद्रा प्रसार पर रोक लगाना होता है। मुद्रा प्रसारित दबाव को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कुछ कदम उठाए जाते हैं। इसमें जनता की अतिरिक्त क्रय शक्ति को करों, अनिवार्य बचतों एवं सार्वजनिक ऋणों आदि के द्वारा किया जाए। कुछ विशेष प्रकार के मुद्रास्फीति विरोधी एंटी इन्फ्लेटरी टैक्स जैसे अधिलाभ कर, सुपर टैक्स, उपहार कर, व्यय कर, विशेष उत्पादन कर तथा विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि लगाए जाने चाहिए। प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त तरल संपत्ति, कैश बैलेंस और पूंजीगत संपत्तियों पर भी कर लगाए जाने चाहिए। करारोपण नीति का आधार प्रगतिशील होना चाहिए। प्रत्यक्ष करों के अतिरिक्त तरल संपत्तियों पर बैलेंस कर लगानी चाहिए। करारोपण नीति का आधार प्रगतिशील होना चाहिए। अगला पॉइंट है कर नीति ऐसी होनी चाहिए कि ऐच्छिक बचतों को प्रोत्साहित कर सके और अतिरिक्त क्रय शक्ति को नियंत्रित कर सके। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि राजकोषीय नीति द्वारा प्रभावपूर्ण मांग को कम करके मुद्रा प्रसार पर प्रतिबंध लगाने का प्रयत्न किया गया तो इससे उत्पादन व विनियोग की प्रेरणाएं समाप्त हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप आर्थिक विकास का कार्य अवरुद्ध होने लगेगा। वास्तव में ऐसा सोचना भ्रमपूर्ण होगा, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग को कम करने का अभिप्राय अनावश्यक उपभोग को कम करना। रोजगार से अवसरों में वृद्धि करना। राजकोषीय नीति के जो विभिन्न उद्देश्यों में एक उद्देश्य अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को बनाए रखना है। प्रोफेसर लुइस का मत है कि देश में उपलब्ध जनशक्ति मैन पावर को पूर्ण रोजगार दिलाएं, बिना आर्थिक विकास का लक्ष्य अधूरा है। यह काम सरकार का है कि वह अपने मौद्रिक व राजकोषीय नीति के अंतर्गत एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिसमें सभी लोगों को यथाशक्ति कार्य करने का सुअवसर उपलब्ध हो सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार मानवीय हितों को देखते हुए केंद्रीय सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह उन लोगों को जो काम करने के योग्य तथा काम करने के इच्छुक हैं उपयोगी ढंग की रोजगार दशाएं उपलब्ध करें। अब देख लेते हैं हम राजकोषीय नीति का महत्व। राजकोषीय नीति में समय समय परिवर्तन होते आए हैं। प्राचीन काल में माना जाता था कि राजकोषीय नीति को संकट काल में ही सहायक हो सकती है, लेकिन समान परिस्थितियों में इसका कोई महत्व नहीं। लेकिन क्या समय बीतने के साथ साथ अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिवर्तित होने लगा। मुद्रा का आविष्कार, औद्योगिकरण, आर्थिक प्रणालियों का जन्म होता है, जनसंख्या में वृद्धि होती है तीव्र गति से, व्यापार चक्रों का आना, बेरोजगारी का बढ़ना, विकास व्यय व युद्ध व्यय में वृद्धि, मंदी काल आदि अनेक समस्याओं ने विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक हो गया कि राज्य की जो आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि की जाए। अब राज्य की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर वृद्धि होने लगी है, अतः इन समस्याओं के समाधान के लिए राजकोषीय नीति अति आवश्यक होने लगती है। 1930 के विश्वव्यापी मंदी को दूर करने के लिए प्रोफेसर किन्स ने राजकोषीय नीति की सहायता लेकर इस बात की प्रमुखता के साथ सिद्ध कर दिया कि बेरोजगारी और मंदी जैसी समस्याओं को हल किया जा सकता है तो वह राजकोषीय नीति से ही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो देश की अर्थव्यवस्था के संचालन में
राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में तो बिना इसके काम नहीं चल सकता। कार्यात्मक वित्त के रूप में राजकोषीय नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। मंदी काल में राजकोषीय नीति। मंदी काल में राजकोषीय नीति का उद्देश्य होता है उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि करने के उपाय करना था। सार्वजनिक व्यय अथवा निवेशों में वृद्धि करना होगा। यदि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय बढ़ा दिया गया तो निजी उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य में स्फूर्ति आ जाएगी। जब निजी विनियोग में विस्तार होता है तो सरकारी व्यय में कमी कर दी जाती है, जिससे आर्थिक क्रिया में कोई शिथिलता नहीं आती। इस प्रकार रोजगार में वृद्धि होगी तथा आय बढ़ेगी तो उपभोग स्वतः ही बढ़ जाएगा। मंदी के समय कर की दरों में कमी करना लाभदायक होता है, परंतु व्यवहारिक रूप से कर की दरों में कमी करना आसान काम नहीं है। अतः उचित यह है कि सरकार अपना व्यय बढ़ाए परंतु कर न बढ़ाए। जब सरकार द्वारा किया गया व्यय करों से प्राप्त होने वाली आय से अधिक होता है तो घाटे का बजट बनाया जाता है। घाटे की पूर्ति जनता से ऋण लेकर की जाती है। इससे क्या निष्क्रिय नगद कोषों का उपयोग होता है और निजी खर्चों में कोई कमी नहीं आती है। यदि ऋण बैंकों से लिया जाता है तो अधिक साख का सृजन होता है। इसका भार किसी पर नहीं पड़ता और अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। सड़कों, रेलों, स्कूल, नदी घाटी परियोजनाओं आदि पर व्यय करके दीर्घकालीन लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। घाटे की व्यवस्था मंदी काल में रोजगार बढ़ाने का प्रभावपूर्ण तरीका है। ध्यान रहे कि हीनार्थ प्रबंधन का उपयोग आवश्यकता से अधिक न हो। मुद्रास्फीति काल में राजकोषीय नीति कैसी होनी चाहिए? तो स्फीति काल में मुद्रा का चलन अधिक होता है परंतु मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी हो जाती है। इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए व्यय को नियंत्रित करना आवश्यक है। यदि मुद्रास्फीति युद्ध तथा प्राकृतिक प्रकोपों या आर्थिक विकास के कारण हो रही है तो व्यय में कमी करना कठिन हो जाता है। सरकारी व्यय में कमी न होने से करों में वृद्धि करके मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। करों का निर्धारण इस प्रकार से किया जाए कि लोगों की उपभोग प्रवृत्ति में कमी की जा सके। दूसरी ओर बचतों को प्रोत्साहित करके योजना भी बनाई जानी चाहिए। लोगों के आय प्रवाह को रोका जाना चाहिए। सरकार को आकर्षक ब्याज दरों की सहायता से लोगों की तरलता पसंदी को कम करना चाहिए। इसकी सीमाएं देख लेते हैं राजकोषीय नीति की। करारोपण की प्रक्रिया में इकाई एक परिवर्तन करना आसान काम नहीं होता है। करों में वृद्धि करने से जन आक्रोश भड़क सकता है और सरकार करों को कम नहीं करना चाहती। समय अनुसार सरकारी व्यय में परिवर्तन करना कठिन काम है क्योंकि सार्वजनिक योजनाओं को जल्दी जल्दी बदला नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है सरकारी व्यय प्राय निजी व्यय का ही स्थान ले पाता है। सार्वजनिक व्यय का जितना अधिक विस्तार होता जाता है निजी व्यय कम होता जाता है। जैसे कि यदि सरकार स्वयं उद्योग धंधों का संचालन करने लगे तो निजी विनियोग कम हो जाएगा। अतः यह कहना है कि सार्वजनिक व निजी व्यय में वृद्धि करके राजकोषीय नीति को प्रभावित किया जा सकता है, गलत होगा। राजकोषीय नीति स्फीति की स्थिति को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाती। मंदी काल में राजकोषीय नीति द्वारा रोजगार बढ़ाने में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयां हमें सामने दिखाई पड़ती है। राजकोषीय पर राजनीतिक दबाव होता है क्योंकि राजस्व तथा व्यय से संबंधित सभी परिवर्तनों के लिए संसद की स्वीकृति लेनी होती है। उपरोक्त व्याख्याओं से हमें क्या स्पष्ट होता है कि राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के सम्मिलित प्रयासों से अर्थव्यवस्था सही दिशा दी जा सकती है। राजकोषीय नीति के उपकरण में हम करारोपण अथवा सार्वजनिक आय देख लेते हैं। आर्थिक विकास का आधार कर नीति तथा सरकार की आय होती है, अतः करारोपण करदान क्षमता के आधार पर किया जाना उचित होगा। करारोपण इस प्रकार से किया जाए कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके। दूसरा सार्वजनिक व्यय है। राजकोषीय नीति का यह महत्वपूर्ण उपकरण है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित किया जा सके। सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाए कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा योग्यता पर नहीं पड़े। जिसकी आवश्यकता के अनुरूप सार्वजनिक व्यय होना चाहिए, जैसे हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सिंचाई, यातायात, श्रम कल्याण, बीमा, सुरक्षा, वृद्धा पेंशन, बाल विकास आदि कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाना अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध होता है। यदि सार्वजनिक व्यय गैर विकास के कार्यक्रम में किया जाता है तो इसका अच्छा परिणाम नहीं होता। इसका परिणाम क्या होता है? अच्छा नहीं आता है।
सार्वजनिक ऋण नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। एक विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना समुचित विकास नहीं कर पाता, फलतः इससे ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना होता है। यदि ऋणों का उपयोग सोच समझकर किया जाता है तो इसका लाभ देश को मिलता है। अविवेक पूर्ण ऋण मूलधन और ब्याज की अदायगी की समस्या पैदा हो जाती है। बजटीय नीति राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण विभाग है। बजट वर्ष भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। इससे आय व व्यय का हिसाब होता है। बजट सरकार का मार्गदर्शक होता है। इसमें करों, शुल्क तथा घाटे की पूर्ति की व्यवस्था तथा व्ययों का वितरण होता है। वर्तमान में बजटों का महत्व नहीं रह गया है। प्रत्येक सरकार जनहित में आय से अधिक व्यय करके समाज व देश में अपनी प्रसिद्धि व साख को बनाना चाहती है। अतः आज घाटे के बजटों का चलन है, परंतु प्रत्येक सरकार लगातार असामान्य घाटे के बजट को नहीं बनाना चाहती, क्योंकि एक सीमा के बाद घाटे का बजट देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देता है। भारतीय राजकोषीय नीति। भारत की राजकोषीय नीति के प्रमुख अंग वे हैं जिनकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है। आगे विस्तार से भारत के संदर्भ में अंगों की व्याख्या की गई है। यह राजकोषीय नीति का जो आधार स्पष्ट होता है, बजट के बारे में जानकारी है, देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पे बजट देश में वित्त मंत्री द्वारा साल भर का लेखा जोखा भारत की संसद में स्वीकृति के लिए रखा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, बजट कहते हैं। इसमें विशेष रूप से व्यय का लेखा होता है, जिसे हम वार्षिक आर्थिक वितरण भी कहते हैं। बजट के भाग, पार्ट ऑफ द बजट। भारत सरकार के बजट दो भागों में बांटा जाता है। एक राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। राजस्व में हमारा होता है राजस्व अथवा प्राप्तियों का था, राजस्व व्यय का वितरण होता है। राजस्व आय में रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। राजस्व आय अथवा राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत उस आय को रखा जाता है जिसका संबंध उसी वित्तीय वर्ष से होता है। इसे चालू खाता नाम से भी जाना जाता है। इस खाते में आय के उन स्रोतों को शामिल किया जाता है जिनके बदले में कोई भुगतान नहीं करना होता, जैसे करों द्वारा प्राप्त आय, सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ शामिल, सरकारी उधारों पर प्राप्त ब्याज हो गया, गैर कर आय। राजस्व प्राप्ति से सरकार की देयताओं में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होती। राजस्व प्राप्ति के दो भाग, कर आगमन व गैर कर आगमन होते हैं। राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। राजस्व व्यय के दो भागों में बांटा गया है, गैर विकासात्मक व्यय और विकासात्मक। इसके अंतर्गत आता है गैर विकासात्मक में, इसके अंतर्गत प्रमुख व्यय है जैसे सरकारी सेवाओं पर होने वाला व्यय। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं प्रतिरक्षा व्यय, प्रशासनिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, व्यय अदायगी, अनुदान व सब्सिडी आदि व्यय हो गया। गैर विकासात्मक के लिए अविकासात्मक, इसके अंतर्गत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, आर्थिक विकास सेवाओं पर व्यय, कृषि उद्योग, खनिज, उर्वरक सब्सिडी, विद्युत, सिंचाई, लोक निर्माण, परिवहन, राज्यों का संविधिक अनुदान आदि सब क्या है, विकासात्मक व्यय है। पूंजी बजट के दो भाग होते हैं, पूंजीगत व्यय और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां। इसमें का पूंजीगत व्यय में हमारा पूंजीगत व्यय तो चालू वर्ष में होते हैं, परंतु इनका लाभ भविष्य में मिलता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से अस्पताल के भवनों का निर्माण हो गया, डॉक्टर अथवा नर्सों की नियुक्ति, दवाएं, वेतन आदि सब क्या है, पूंजीगत व्यय है। पूंजीगत प्राप्तियां हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। इसके अंतर्गत आय के उन स्रोतों को रखा जाता है जिनका हमें बदले में भुगतान करना होता है, जिनके निर्माण महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसका भुगतान महत्वपूर्ण होता है। भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में न होकर आगामी किसी वित्तीय वर्ष में किए जाते हैं। इसके अंतर्गत निबल घरेलू ऋण हो गया, निबल विदेशी ऋण, ऋण वापसी, लोक लेखा प्राप्तियां, ये सब आता है हमारा पूंजीगत प्राप्तियां। भारत की राजकोषीय नीति कुछ दोष है। लोचता का अभाव है। राजकोषीय नीति का लोचपूर्ण न होना इस बात के लिए कहा जा सकता है कि हमारे देश की जो कर प्रणाली को जितना लोचदार होना चाहिए वह उतनी लोचदार नहीं है, लचीला होना चाहिए। बार बार कर प्रणाली में सुधार के लिए अनेक समितियों का गठन भी किया गया, परंतु इनमें किसी भी प्रकार कोई फायदा नहीं हुआ। भारत सरकार को करों से जितनी आय प्राप्त होनी चाहिए उससे उतनी प्राप्त नहीं होती। अब व्यवहारिक कर प्रणाली है, तो भारत की जो कर प्रणाली है परंपरागत है, इसमें परिवर्तन तो किए जा रहे हैं, परंतु अभी भी हम इसे वैज्ञानिक रूप नहीं दे पा रहे हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था है, तो देश के प्रत्येक बजट में घाटे की वित्तीय व्यवस्था को बनाया जाता है। इसमें नियंत्रण का न लगाया जाना वित्तीय कुप्रबंधन का द्योतक है। लगातार घाटे के बजटों में बनाए जाने के कारण कीमतों में वृद्धि व मुद्रा प्रसार की समस्या बनी हुई है। बजटों का कम होना। भारत में आज
की बचत दर जीडीपी की 23.4% है, जबकि सिंगापुर में 49.9, मलेशिया में 4.7% व चीन में 39% है। बजटों के कम होने के कारण पूंजी के निर्माण में कमी होती है। हमारे देश की राजकोषीय नीति बजटों को प्रोत्साहित करने में सफल नहीं उतना हुआ ही है। प्रशासनिक व्ययों में वृद्धि, देश में प्रशासनिक व्ययों में भी भारी वृद्धि होती गई है, बहुत वृद्धि हो रही है। आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा आदि संबंध व्यय तो करने में ही व्यय तो करने ही होते हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता, परंतु प्रशासनिक व्यय में कुछ व्यय ऐसे हैं जिन्हें हम अपव्यय कह सकते हैं। व्ययों को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जा सकते हैं, परंतु अपव्यय को रोका नहीं जा सकता। अनुत्पादक कार्यों अनुत्पादक व्ययों का देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। विदेशी ऋणों में वृद्धि, सार्वजनिक व्ययों में लगातार वृद्धि और आंतरिक साधनों में कमी का देश को विदेशी ऋणों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज भी देश विदेशी ऋणों की देनदारी में बुरी तरह से फंस चुका है। प्रतिवर्ष बहुत बड़ी राशि ब्याज के भुगतान में व्यय करनी पड़ती है। अतः राजकोषीय नीति को इसमें भी सफलता नहीं मिली। वे दोषों के कारण भारत की जो राजकोषीय नीति है अपने उद्देश्यों में उतना सफल नहीं हो पाई। तो हमने इस वीडियो में भारत की जनगणना के बारे में देखा। अब भारत की जो राजकोषीय नीति है उनको हमने यहाँ पे डिटेल से कवर किया। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एक दो बार रिविजन कर लीजिएगा। एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ओके, थैंक्स। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।